13039/2014 करके, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो सारी चीज जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखी हुई है और हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एज ए फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, तो वो पॉइंट पे ऊपर आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन जो है उसको रन करेंगे, और जो स्लाइड है एक्चुअली इंग्लिश में मैंने बनाया हुआ है, लेकिन हर चीज जो है, हर पॉइंट जो भी है उसको मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए ट्राई करूंगा। जी सर। ओके दोस्तों, तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है WLS-12 एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम। अभी जो हमारा हाइड्रेंट सिस्टम होता है वो एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम। दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अलग अलग आईएएस बनाए हुए हैं। और हमारी तरफ से आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो बिल्डिंग होती है, यानी एक्सटर्नल कैसे बोला जाता है और इंटरनल कैसे बोला जाता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग हाइड्रेंट सिस्टम लगा रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई जो बिल्डिंग का एरिया है जहाँ पे हमें फायर हैजार्ड लगता है, जहाँ पे हमें रिस्क लगता है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मेरा हाइड्रेंट सिस्टम कहाँ पे लगा रहा हूँ, जो मुझे जिस एरिया को प्रोटेक्शन देना है, अगर उसके बाहर की तरफ अगर मैं लगा रहा हूँ, तो ये मेरा जो सिस्टम होता है वो एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम हो जाता है। और उसी बिल्डिंग के अंदर, यानी जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, उसी बिल्डिंग के अंदर मैं हाइड्रेंट सिस्टम लगा रहा हूँ, तो वो मेरा इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम हो जाता है। इंटरनल के लिए अलग इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है, और जहाँ पे एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं उसके लिए अलग से इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो आज हम लोग एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी आप जो डेफिनेशन में देख रहे हैं कि हाइड्रेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। जी। हेलो। जी कंटिन्यू कीजिए भावेश जी। जी जी। एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम या तो फिर सिर्फ हाइड्रेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, ये सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रेंट सिस्टम है क्या। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब फायर सर्विस का स्टार्टिंग हुआ उसमें क्या क्या चीज आई, किस तरह से उसमें चेंजेस हुआ। पहले क्या था कि कहीं पे भी आग लगती थी तो लोगों को पता चला कि भाई उसके ऊपर मिट्टी डालो, या जो हम लोग फायर बीटर यूज करते हैं वैसा कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी लकड़ी ऐसा कुछ ले लो और उसके फायर को बीट करो तो आग बुझ जाती है। पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो उस टाइम, आज से 200 250 साल पहले या 300 साल पहले का जो टाइम था, उस टाइम के जितने लोग थे ना, उनका फिजिकल फिटनेस ये सब अच्छा हुआ करता था, तो वो लोग क्या है कि पानी की बकेट बकेट अगर डालते रहेंगे तो आग जो है वो आराम से बुझ जाती थी। काफी बार मेजर लॉस भी हुआ है, मेजर इंसिडेंट भी हुए। फिर इसके बाद दूसरा आया कि भाई जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी 18वीं सदी में जैसे स्टीम इंजन का क्या बोलेंगे इन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद पंप आए अलग अलग तरह के। फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम लोग कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाए ताकि जहाँ पे फायर लगी हो वहां पे लेके जा सकते। तो ट्रेलर पंप आया कि भाई उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होना चाहिए, उसमें दो व्हील लगा दो और आपकी जो गाड़ी जा रही है उसके साथ कनेक्ट कर दो तो आपका एक लोकेशन पे जाके पहुंच जाएगा। फिर उसमें भी दिक्कत आने लगी कि आपका जहाँ पे ओपन वाटर सोर्स हो वहां से पानी उठाने में दिक्कत हो रही थी। और उस टाइम की बात करें, अगर आज की जो इंडस्ट्री होती है या हमारे सिटी टाउन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आज की डेट में जितना इजीली पानी मिल जाता है, उस टाइम आज से इतने साल पहले, यानी 80 90 100 साल पहले इतना इजीली पानी जो है वो मिलता नहीं था। तो इसकी वजह से पानी उठाने में दिक्कत होनी, तो फिर उन्होंने वर्कआउट किया कि भाई इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से जो है फायर फाइटिंग भी कर सके और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए, हम लोग पब्लिक को सेफ्टी भी दे सके। तो ये सब चीजों को मिला के फिर एक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया कि भाई हाइड्रेंट सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके पास रिजर्वर हो। जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, और इसी के बेस पे जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सेशन के बीच में और लास्ट में, उसमें ये सारी चीज जो है वो आ जाएगी। तो क्या क्या होना चाहिए हाइड्रेंट सिस्टम के अंदर, तो बोले रिजर्वर होना चाहिए। सर इसके पहले वाली स्लाइड रखिए। जी जी। पानी का एक स्टॉक होना चाहिए आपके पास। फिर दूसरा लिखा हुआ है इम्पार्ट प्रेशर, यानी ऐसा कोई इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि प्रेशर बिल्डअप कर सके।
फिर आ गया कि भाई प्रेशर तो आपने बिल्डअप कर लिया, तो फिर क्या करना है, तो भाई बोले एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जा सके ऐसा कोई सिस्टम मेरे पास होना चाहिए। तो बोले हाँ चलो ये तीसरा पॉइंट भी सही है। फिर आया कि भाई मेरा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्रेशर के साथ पानी पहुंच गया, अभी मुझे उसको वहां से बाहर निकालना है, जो मेरा जो भी मीन्स है, यानी जो भी कैसे भी तरीके से उन्हें पहुंचा दिया, फिर मुझे वहां से एक जहाँ पे आग लगी है वहां पे पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ आउटलेट डालना पड़ेगा। तो ये चार चीजों को मिला के जो सिस्टम बनती है उसी को हम लोग हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी आपको समझ में आया कि भाई हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है। फिर आता है कि भाई लगाना क्यों चाहिए हाइड्रेंट सिस्टम, फिर ये दिमाग में आता है कि भाई चलो हाइड्रेंट तो हमने देखा हुआ है, आज जो कंसेप्ट है वो भी हमने देखा, तो फिर ये लीगल रिक्वायरमेंट है। यानी ये ऐसा नहीं है कि भावेश भावसार बोल रहा है इसलिए आपको हाइड्रेंट सिस्टम लगाना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए वो रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि भाई आपको हाइड्रेंट सिस्टम लगाना चाहिए। फिर इन लोगों ने कैसे लगाना चाहिए उसके लिए एक अलग से इंडियन स्टैंडर्ड बना दिया जो लिखता है कि प्रोविजन यानी क्यों लगाना चाहिए, फिर इंस्टॉलेशन आता है कि कैसे लगाना चाहिए, फिर आता है इंस्पेक्शन कि लगा दिया तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, अगर मैं वहां पे फायरमैन के तौर पे काम कर रहा हूँ या फायर ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे उसको चेक करना है। और लास्ट में आता है कि मेंटेनेंस, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसको कैसे रिपेयर करूंगा या उसको किस तरह से मेंटेन करूंगा, या तो फिर ऐसा कुछ काम करूं ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई दिक्कत ना आए। राइट, तो ये चार चीजों जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। अभी हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट देखते हैं कि भी कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है इसमें। तो एनबीसी 2016 जो हम सभी लोग जानते हैं, जब ये स्टैंडर्ड रिलीज हुआ यानी 13039 2014 में रिलीज हुआ, तो उसके पहले एनबीसी जो था वो 2005 वाला वर्जन हुआ करता था। तो उसमें कुछ अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था हाइड्रेंट सिस्टम के लिए। अभी जो आया एनबीसी 2016 पार्ट 4 जो है उसमें अलग से पूरा एक टेबल 7 के अंदर सारी चीज डिफाइन किया हुआ है। तो एक ये हो गया। उसके अलावा IS 13039 एक्सटर्नल के लिए, 3844 जो है वो इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम के लिए। इसके अलावा OISD करके भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपकी कोई पेट्रोकेमिकल हो गया, कोई रिफाइनरी हो गया, वहां पे जहाँ पे OISD एप्लीकेबल होता है वहां पे ये तीन चीजें जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसका एकदम पूरा जो रिस्क होता है वो एक्सट्रीमली हाई लेवल में होता है, तो हम लोग अलग तरह से उसको कंसीडर करके फिर डिजाइन करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट ओके। अभी ये स्टैंडर्ड क्यों आया और इसमें क्या अपडेट आया है, तो देखिए ये मैंने कोड लिखा हुआ है 96681990। पहले क्या था कि जब ये एनबीसी 2005 वाला जो वर्जन चल रहा था ना, उसके साथ साथ एक फायर वाटर, यानी अगर आपको फायर फाइटिंग करना है तो पानी कहाँ से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कितना टैंक का स्टोरेज होना चाहिए, उस सब के लिए एक अलग से इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ था। प्लस एक हाइड्रेंट सिस्टम के लिए आपको टीएससी गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी पड़ती थी। तो बोला कि भाई एक सिस्टम मुझे डिजाइन करना है तो मुझे उसके लिए दो अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों रिफर करने चाहिए। और जो मेरा स्टैंडर्ड है यानी IS 9668, वो जनरल सिटी के अंदर जो पानी का सप्लाई लेआउट होता है पीने का पानी, उसके लिए भी है एज वेल एज फायर फाइटिंग के लिए भी है। तो ये दोनों चीज कब क्लब क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो इन लोगों ने क्या बोला कि ठीक है भाई इसमें से जो फायर फाइटिंग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अलग कर देते और बाकी का जो है उसको रहने देते। तो 9668 में जो फायर वाला पार्ट था उसको वहां से हटा के IS 13039 में डाल दिया गया। तो यानी अभी जो हमारे पास एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम का जो कोड है उसके अंदर पूरी चीज आ जाती है, यानी उसके अंदर हाइड्रेंट सिस्टम में क्या क्या चीज होनी चाहिए एज वेल एज पानी कौन सा यूज करना है, उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, वो सारी चीज जो है वो भी इसमें कवर हो जाती है। ओके सर, नेक्स्ट। ओके, तो ये पूरा जो स्टैंडर्ड है उसका टाइटल है कि 13039 2014 में आया, फर्स्ट रिवीजन है, यानी उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज जो है वही चल रहा है। और उसका टाइटल है एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम प्रोविजन इंस्टॉलेशन सिलेक्शन मेंटेनेंस वाला जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस, यानी किस तरह से लगाना चाहिए, और फर्स्ट रिवीजन लिखा हुआ है। जी सर, नेक्स्ट। ओके, ये स्टैंडर्ड जो है उसका स्कोप क्या है। अभी स्कोप क्या होता है, पहला तो ये दिमाग में आएगा कि भाई अगर हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो स्कोप क्या होता है। जैसे हम लोगों ने टेलीस्कोप करके एक वर्ड सुना हुआ है, बायोस्कोप सुना हुआ है, राइट। तो स्कोप यानी आप क्या उसमें विजुलाइज करते हो। अगर आप जैसे कहीं कोई कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जैसे ही गेट पे जाके आप
आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन आती है कि भाई ये कंपनी का गेट इस तरह से, पॉलिसी इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें ये चीज शायद मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, अगर आपने वेबसाइट नहीं देखा है तो सेम ये चीज जो होता है हर एक इंडियन स्टैंडर्ड में होता है कि उसमें एक ब्रीफ समरी दिया होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड में हमने क्या चीज जो है वो कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर हाइड्रेंट सिस्टम आपको डालना है तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, राइट, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकती है, वो सारी चीज ये स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। जी सर, नेक्स्ट। ओके, अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें क्लोज नंबर 3 पे ऊपर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो काफी लंबा है और टाइम लिमिट के अंदर हम लोग सारी चीज कवर नहीं कर सकते, एज वेल एज जो है ये सेशन जो है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए है। इसमें और भी सेशन आएंगे हमारे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी करके है। तो देखो, जब आप ये मान रहे हो कि भी आपको पता चल गया कि हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है, फिर आता है लीगल रिक्वायरमेंट, क्यों लगाना चाहिए ये भी पता चल गया। तो फिर आता है कि भाई कि कहाँ पे लगाना चाहिए और उसका बेसिस क्या रहेगा, अगर मुझे हाइड्रेंट सिस्टम डिजाइन करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो क्राइटेरिया जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे। साइज ऑफ रिस्क, यानी फैक्ट्री जो है उसके अंदर फायर हैजार्ड कितना ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा है कि फायर ग्रोथ, यानी अगर फायर होती है तो कितने जल्दी वो फैलती है, यानी अगर एकदम हाईली फ्लेमेबल मटेरियल अगर आप स्टोर करके रखते हो तो वहां पे फायर जो फैलने का चांसेस होता है या उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू अगर दूसरा कोई मटेरियल रखा हुआ है कि जिसका यानी फायर का जो फैलने का जो स्पीड हो वो एकदम कम हो। और स्प्रेड पोटेंशियलिटी, ये चीज हो गया। और उसमें डिजाइन और एनेक्सचर भी लिखा हुआ है। तो ये जो आप इंडियन स्टैंडर्ड खोलेंगे तो उसके लास्ट में आपको एक एनेक्सचर मिलेगा जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है हाइड्रेंट सिस्टम: लो हैजार्ड, मॉडरेट हैजार्ड और हाई हैजार्ड। हाई हैजार्ड में भी और 2 कैटेगरी आती है, हाई हैजार्ड क्लास ए और हाई हैजार्ड क्लास बी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये एनेक्सचर बी का फोटो मैंने लगा हुआ है। तो लाइट हैजार्ड का अगर आप देखेंगे तो एबीसीडी वाइज सीरियल नंबर में सारी फैक्ट्रीज जो होती है उसका लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी में आपकी आ सकती है। फिर आता है मॉडरेट हैजार्ड, उसमें भी सेम चीज फॉलो होती है, एबीसीडी वाइज जो सीरियल नंबर वाइज सारी चीज आ जाती है। और हाई हैजार्ड क्लास ए और क्लास बी, एक फोटो है। अभी आपको क्या करना है कि आपको आपकी फैक्ट्री जो है उसको चेक करना है कि भाई मेरी जो फैक्ट्री है वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में आती है, लो में आती है, मीडियम में आती है या हाई हैजार्ड में आती है। तो आपको चेक करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। फिर इसके बाद आता है हाइड्रेंट सिस्टम के ऊपर हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। जी सर, नेक्स्ट। सर, बीच में अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगे तो डाल सकते हैं, सुटेबल क्वेश्चन हो तो। एक एक पोल है, एक पोल के लिए मैंने क्वेश्चन एक डाला है। मैं जी सर, उसको रिलीज करिए। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आप पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं, तो अगर आपको याद होगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, और अगर याद नहीं रहेगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, IS 3844/1989 है, वो किस चीज के लिए है? ये IS कोड जो आपको दिखा रहा है वो किस चीज के लिए है? उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम का इंस्टॉलेशन के लिए है, होज रील का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके लिए है, इंटरनल हाइड्रेंट के लिए है, या हाइड्रेंट वाल का स्पेसिफिकेशन। इसमें से आपको जो सही लगे उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप। शायद किसी का अभी माइक चले ऑन आप है। लोग हाँ, मैं देखता हूँ किनका ऑन है, मैं उनको ऑफ कर दूंगा। ऑन है। जी कृष्णा जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए हाँ कृष्णा जी जी। गुरुजी। दूसरा हाँ जी कृष्णा गुरुजी, खैरनार, माइक आप बंद। कृष्णा खैरनार आप भी अपना माइक बंद कर दीजिए। और किसी का ऑन है? वीरेंद्र,
ये सर और कौन है सर? वीरेंद्र कुमार यादव। एक तो मैं ही हूँ। नहीं, आपका तो वी है, ये बी लिखा हुआ है, BY लिखा हुआ वीरेंद्र सर, आप म्यूट कर दीजिए वहाँ से किसी को। है। नहीं नहीं, मैं कर देख रहा हूँ लीजिए सर। सर वहां से जिसका जरूरी। ओके सर, रिजल्ट डिक्लेयर किया है क्या? मैं कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी अकॉर्डिंग टू फाइल लोड है, इसमें फाइल लोड के ऊपर डिपेंड किया हुआ है, इनको क्लास कैटेगराइज किया हुआ है। हाँ, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं कर रहे जो 225 वाला हम लोग जो पहले वो करते थे। टीएसी में कहीं मेंशन किया हुआ है, इन द नियम टीएसी से इनको उठाया हुआ है, एनबीसी ने भी टीएसी से उठाया हुआ है, सेम टेबल यूज कर रहे हैं। जी सर। ये जो पोल था सर, इसका 36% लोगों ने सही आंसर दिया था, 18% लोगों ने गलत आंसर एक्सटर्नल दिया था, बोला और है। 4%। जी, तो टोटल 26% जो लोग हैं उन्होंने गलत आंसर दिया था, और 39% लोगों ने आंसर ही नहीं दिया था। जी, ऐसा नहीं करना है भाई, आंसर सभी को देना है, आपके लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है कि 3844 जो है वो इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम के लिए है। उसका डिजाइन कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे स्लाइड के ऊपर वापस आते हैं। हाइड्रेंट एंड फिक्स मॉनिटर, अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जो हाइड्रेंट के ऊपर है। कि जैसे ही अगर आपने हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन हो जाता है तो उसको पहले फ्लश करना होता है, यानी कमिश्निंग जो होता है उसके पहले आपको पूरा फ्लश कर देना। अगर अंदर कोई कचरा मिट्टी विट्टी फंस गया हो तो उसको पहले से ही निकाल दिया जाए। फिर आता है स्टैंड पोस्ट हाइड्रेंट। जो होता है स्टैंड पोस्ट टाइप का एक हाइड्रेंट होता है जो हम लोगों ने देखा हुआ है, उसका भी एक IS है 908 करके। जितने भी हाइड्रेंट हम लोग लगाते हैं वो भावेश जी सारे एक मिनट एवरेज। रुकिए, मैं भावेश जी एक मिनट रुकिए, मैं सब लोगों को पहले म्यूट कर देता हूँ। फिर आपको मैं अनम्यूट करूंगा। जी भावेश जी कंटिन्यू। जस्ट 1 सेकंड। ओके, सो हाइड्रेंट वाल का हाइट कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि एवरेज ग्राउंड लेवल जो होता है वहां से वाल का जो सेंटर लाइन होता है वो 1 मीटर होना चाहिए। इसमें भी दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। यानी जो NBC अगर आप देखेंगे तो उसमें एक अलग चीज लिखा हुआ है, 0.90 लिखा हुआ है, और IS के हिसाब से 1 मीटर एग्जैक्टली होता है। फिर आता है कि भाई स्टैंड पोस्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसका डायमीटर क्या क्या हो सकता है। तो जब भी आपको सिंगल हेडेड हाइड्रेंट वाल लगाना है, यानी उसमें से सिर्फ एक आउटलेट निकल रहा है, फीमेल कपलिंग एक ही लगा हुआ है, तो उसका डायमीटर होगा 80 mm। मान लीजिए कि उससे काम नहीं हो रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि भी मुझे वहां पे डबल हेडेड हाइड्रेंट लगाना है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो 100 mm हो जाएगा। उसी 100 mm साइज वाले पे आप डबल हेडेड हाइड्रेंट की जगह पे 63 mm या तो 75 mm का जिसका इनलेट हो वैसा आप मॉनिटर भी वहां पे 100 mm के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको 100 mm साइज वाला जो है वो अगर मॉनिटर लगाना है तो वो जो आप हाइड्रेंट लाइन में से जो टैपिंग लेके स्टैंड पोस्ट बनाएंगे वो 150 mm का होना चाहिए। तो हम लोग जो मॉनिटर की साइज बोलते हैं उसमें तीन चीजें होती है। इनलेट की साइज के हिसाब से एज वेल एज जो आउटलेट होता है उसके हिसाब से भी मॉनिटर का साइज जो है वो डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है सर। जी जी जी, मैं वही टाइप कर रहा हूँ। जी सर। तब तक आप आगे हाइड्रेंट एंड, बढ़ें, तब तक मैं वो जी, टाइप करता हूँ। हाइड्रेंट एंड फिक्स मॉनिटर। अभी इसमें क्या हो सकता है, देखिए ऑब्लिक पैटर्न लिखा हुआ है, उसके लिए भी आपको ये स्टैंडर्ड जो है वो देखना पड़ेगा सर। 5290/1993 का, यानी इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके हिसाब से उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसकी टाइप क्या रहती है, वो सारा चीज ये स्टैंडर्ड के अंदर जो हाईलाइट किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रेंट्स। अगर आपके पास दो हाइड्रेंट है तो दोनों हाइड्रेंट के बीच में स्पेसिंग आपको कितना देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर। हमारा जो ग्रुप में भी काफी बार डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये पहले भी मैं जो फोटोग्राफ के साथ शेयर कर चुका हूँ, इसमें अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 30 मीटर जहाँ पे आपका हाई हजार्ड होता है, 45 मीटर मॉडरेट हजार्ड में आएगा,
और 60 मीटर का गैप जो रहेगा वो लो फायर हैजार्ड कैटेगरी में आएगा। जी सर। नहीं, किसी का आवाज आ रहा है, मैं वो ढूंढ के क्लोज करने में टाइम नहीं जा रहा है। कृष्णा जी आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, हाइड्रेंट एंड मैं यहाँ फिक्स से मॉनिटर अभी क्लोज नंबर 4.13 नंबर के ऊपर जाते हैं। इसमें एक अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो फैक्ट्री प्रीमाइसिस है उसमें कोई एरिया है जहाँ पे स्टोरेज एरिया है या तो हैजार्डस प्रोसेस है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आईएस बोलता है कि आपको दो सिंगल हेडेड या तो फिर एक ऐसा हाइड्रेंट लगाइए जिसमें से दो आउटलेट निकलते हो, यानी डबल हेडेड हाइड्रेंट वाला लगा सकते हो। लेकिन उसकी एक टर्म्स डाली हुई है कि उस केस में आपका जो बिल्डिंग का जो किनारी होता है, जो सरफेस एज जो होता है, वहां से 15 मीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको ये चीज डालनी होगी, क्योंकि वहां पे स्टोरेज होने की वजह से उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जी सर, नेक्स्ट। If you want to release a poll, then you can, sir. Related question. Okay, hydrant and fixed monitor अभी क्लोज चेंज हो गया, 4.19.6 वाला क्लोज आ गया। इंटरनल फायर हाइड्रेंट वो जो अगर आपको लगाना है तो वो स्टेयरकेस के ऊपर लगाना है और उसका जो कोड रहेगा 382/1989 रहेगा। नेक्स्ट। ओके, अभी दूसरा क्लोज पे अगर हम लोग आ जाते हैं 4.20 जो कि मॉनिटर के लिए क्लोज बना हुआ है, तो इसमें अभी मॉनिटर का आईएस क्या है वो दिखा रहा है कि 8442 करके एक इंडियन स्टैंडर्ड है, वो मॉनिटर की डिजाइन के लिए है, वो भी आपको रिफर करना चाहिए। फिर आता है कि भाई मॉनिटर हम लोग क्यों लगाना चाहिए। तो मॉनिटर इस तरह से लगाना चाहिए ताकि जो उसका स्टोरेज एरिया है या पर्टिकुलर जिस एरिया को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसका जो टॉप पॉइंट होता है वहां पे वो पानी फेंक सके, एज वेल एज अगर फायर फाइटिंग करते वक्त अंदर जा रहे हैं उस एरिया के अंदर, तो उनको भी वाटर का स्प्रे आप इस तरह से करेंगे ताकि उनको हीट जो है, वो रेडिएशन जो आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो सके, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वाटर मॉनिटर जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। फिर आता है कि भाई इसका डिस्टेंस क्या रहेगा। तो डिस्टेंस जो है वो बिल्डिंग जो इस एरिया को प्रोटेक्ट, मॉनिटर जो है वो सेट करना है। 15 से कम नहीं, बहुत ही नजदीक चला जाएगा आपका मॉनिटर, और 45 से ज्यादा नहीं, बहुत ही दूर हो जाएगा, तो फिर आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री प्रीमाइसिस के अंदर कोई ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे वो पूरा ओपन एरिया में है, यानी ऊपर कोई शेड, कोई छत, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो स्टैक करके रखा हुआ है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जैसे हम लोग ने कोयला का स्टोरेज देखा हुआ है। अगर आप प्लास्टिक पॉलिथीन बैग जो होती है, जो स्क्रैप कलेक्ट करते हैं, उनकी अगर फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं पे कॉटन वेस्ट की फैक्ट्री है, वहाँ पे ओपन एरिया में ये लोग स्टोर करके रखते हैं उनका मटेरियल। तो वहाँ पे डिस्टेंस का मैटर आता है कि भाई अगर मुझे मॉनिटर लगाना है तो एवरी 60 मीटर के डिस्टेंस पे मैं जहाँ पे नॉन हैजार्डस एरिया है वहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन जो स्टोरेज है उससे मेरा मॉनिटर का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से लेकर 15 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। अगर मान लीजिए अगर कोयला जो है, कोल का अगर स्टोरेज कर रहे हो तो 45 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन इसमें भी सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे कि जो स्टोरेज एरिया है वहां से 2 मीटर से लेकर 15 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको फिक्स करना है मॉनिटर। और दूसरा अगर कोई है तो फिर आपको 45 मीटर के डिस्टेंस पे आपको लगा सकते हैं, और उसका जो स्टोरेज एरिया से मॉनिटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 मीटर से लेकर 22.5 हो सकता है। जी सर, नेक्स्ट। तो अभी हम लोग आगे सेक्शन 5 में चले जाते हैं इसी इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर, जिसमें पंप्स के बारे में लिखा हुआ है। अभी आता है कि भी पंप जो है उसके लिए भी एक अलग से इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है 12469, ये स्टैंडर्ड भी आप डाउनलोड करके इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। जितने भी ग्रुप में काफी बार ये क्वेश्चन आता है पंप से रिलेटेड, तो उसमें देखिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भी आपको पंप कौन से लगाने चाहिए फायर फाइटिंग के लिए। तो ये 3 कैटेगरी दिया हुआ है: इलेक्ट्रिकल ड्रिवन
सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता हो, पहला। दूसरा है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होना चाहिए, लेकिन वो कॉम्प्रेशन इग्निशन होना चाहिए, जिसको हम लोग डीजल इंजन के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया कि वर्टिकल टरबाइन सबमर्सिबल पंप, जहां पे आपका टैंक अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड है, अगर वहां से आपको पानी खींचना है तो आप ये थर्ड केस में वहां पे सबमर्सिबल पंप लगा के भी आप काम कर सकते हो, ये इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है। जी सर, नेक्स्ट। इफ यू वांट टू रिलीज नहीं, वो नहीं हो पा रहा सर्वे है यू कैन। भावेश जी। कुछ अच्छा टेक्निकल ठीक है सर। ग्लिच है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पंप के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि डायरेक्ट कपल होना चाहिए, और बेल्ट ड्रिवन पंप जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आपने आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसिस के अंदर कभी नोटिस किया हो तो काफी सारे मोटर और उससे रिलेटेड जो पंप होते हैं या दूसरे कोई पार्ट्स होते हैं जो कि बेल्ट से चलते हैं, वी बेल्ट आप लोगों ने देखा होगा या दूसरे टाइप के बेल्ट, तो काफी बार जो बेल्ट है वो कट जाता है। अगर बेल्ट कट गया तो आपका पंप जो है वो घूमेगा नहीं, इसलिए फायर फाइटिंग पंप में बेल्ट ड्रिवन अलाउड नहीं है, डायरेक्ट कपल होना चाहिए। दो उसके कपलर जो आते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, वही यूज करना है हमें। ओके, फिर आता है कि भाई पंप की कैपेसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक तो हो गया कि आपका डिस्टेंस जो है वो आपको चेक करना है कि भाई कितने कितने मीटर पे आपके हाइड्रेंट वाल आपको लगाने, 30 पे लगाओ, 45 पे लगाओ या 60 पे लगाओ, ये आपका फायर हैजार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ फायर हाइड्रेंट की क्वांटिटी आप चेक कीजिए, बराबर। फिर इसके बाद एक और चीज आपको देखनी है कि जो मेरा हाइड्रेंट सिस्टम है, क्या मैंने उसी में से स्प्रे या स्प्रिंकलर या फोम सिस्टम का भी टैपिंग लिया हुआ है क्या। अगर टैपिंग लिया हुआ है तो उसका जो डिस्चार्ज आ रहा है, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो भी आपको ऐड करनी है, स्प्रे स्प्रिंकलर फोम। और इसके हिसाब से लार्जेस्ट फायर सिनारियो आपको चेक करना है कि भाई मेरी फैक्ट्री के अंदर ऐसी कौन सा लोकेशन है जहां पे अगर फायर होगी तो मुझे ये सारी की सारी सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। मुझे फोम भी चाहिए, स्प्रे भी चाहिए, स्प्रिंकलर भी चाहिए, मॉनिटर भी चाहिए, हाइड्रेंट भी चाहिए, सारी चीज लगा के मैं अगर फायर फाइटिंग करूंगा तो मुझे कितना घंटा मेरा पंप चलेगा और कितना मुझे पानी का स्टॉक चाहिए, वो चीज डिसाइड की जाती है। जी सर, नेक्स्ट। ओके, अभी पंप की कैपेसिटी के ऊपर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई हाइड्रेंट सिस्टम जो है उसको हम लोगों ने ऑक्यूपेंसी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, तो सेम चीज पंप के लिए भी एप्लीकेबल। पंप की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग ने लाइट हैजार्ड, फिर आता है मॉडरेट हैजार्ड और फिर आता है हाई हैजार्ड, उसके हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि अगर मान लीजिए आपका लाइट हैजार्ड में लिस्ट में आपका कोई भी फैक्ट्री जो है वो फॉल हो रहा है, तो आप चेक कीजिए कि भी मैं नंबर ऑफ हाइड्रेंट कितने लगा रहा हूँ। अगर मैं 20 हाइड्रेंट से कम लगा रहा हूँ, मैक्सिमम 20, तो मुझे 96 मीटर क्यूब पर आवर वाला मेन पंप चाहिए। मान लीजिए मेरी लाइट हैजार्ड की फैक्ट्री में इतना बड़ा फैक्ट्री का साइज है जहां पे मैं 60 मीटर के डिस्टेंस पे हाइड्रेंट लगाते हुए मेरा 20 से ज्यादा हो गया लेकिन 55 से कम है, तो उस केस में मुझे 137 मीटर क्यूब पर आवर वाला पंप लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी आती है 55 से लेकर 100 के लिए, और अगर 100 से ज्यादा है तो फिर आपको ये पंप लगाना है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पंप कैपेसिटी, इसमें भी मॉडरेट हैजार्ड जो है या ऑर्डिनरी हैजार्ड जो हम लोग बोलते हैं, मीडियम कैटेगरी, उसमें भी सेम चीज आती है, 20, 20 से लेकर 55, 55 से लेकर 100 और 100 से ज्यादा। तीनों कैटेगरी में जो पंप का कैपेसिटी है वो दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, इसके हिसाब से आपको जो पंप है वो डिसाइड करना है। जी सर, ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों क्लब किया हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 20, 20 से 55, 55 से लेकर 100, 100 से ज्यादा है, तो आपको कौन से पंप जो है कौन सी कैपेसिटी के वो लगाने चाहिए। जी सर, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे एक चीज जो है 150% और 65% वाला आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि पंप सेल बी कैपेबल, यानी पंप जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि जब, यानी उसका हेड हम लोग जानते हैं कि पंप के ऊपर जो उसकी नेम प्लेट होती है उसमें उसका हेड लिखा होता है 70 मीटर, 80 मीटर, 88 मीटर, इस तरह के अलग अलग हेड वाले पंप जो है वो मैन्युफैक्चर बनाते हैं। तो उसमें उस हेड का आप 65% निकालिए। मान लीजिए अगर 70 मीटर हेड लिखा हुआ है तो 70 मीटर का 65% आप निकालिए,
तो मे बी 40 to 43 मीटर समथिंग आ रहा है। तो उतना हेड तक मेरा 155% का डिस्चार्ज जो है वो मुझे मिलना चाहिए। ये जो है ये फायर फाइटिंग की यानी जो स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा चीज आ रहा है कि भाई फायर पंप शैल बी प्रोवाइडेड विथ पॉजिटिव सक्शन। अभी देखो हम लोग प्रेशर स्विच के बारे में अभी शायद लास्ट वीक या उसके पहले कहीं पे ये चीज मैं पढ़ रहा था कि भाई प्रेशर स्विच के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये देखिए जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग डिवाइस। ये ऑटोमेटिक स्टार्टिंग डिवाइस जो है ये अपना प्रेशर स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई अपना स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा लिखा हुआ है सिक्वेंसल स्टार्टिंग, यानी अगर सबसे पहला मेरा जॉकी स्टार्ट होगा जो कि प्रेशर मेंटेन करेगा। अगर बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि वहां पे फायर लगी हुई है, मैं 2-3 हाइड्रेंट वाल ऑपरेट कर रहा हूँ, तो पानी का फ्लो जो है वो बढ़ गया है, प्रेशर जो है वो भी कम होता जा रहा है, तो इमीडिएटली मेरा मेन पंप जो है वो चालू हो जाएगा। और अगर मेन भी अगर फेल हो गया और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में मेरा डीजल जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये हम लोग जो नॉर्मल डिस्कशन में बात करते हैं ना कि पहले मेन चालू होगा फिर डीजल चालू होगा, तो वो चीज आई कहाँ से? तो ये स्टैंडर्ड में से आई हुई है। ये शायद अभी आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, द कैपेसिटी ऑफ जॉकी पंप। अभी जॉकी पंप की कैपेसिटी भी हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है मिनिमम कैपेसिटी जो रहेगी 10.8 मीटर क्यूब पर आवर रहेगी। इससे कम वाला जॉकी पंप आप नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा वाला लगाना है तो आपका जो पंपिंग कैपेसिटी जो है उसका 5% और 3% उसके बीच में होना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट। ओके, देखिए अभी पंप के बारे में और क्या चीज हमें इंडियन स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी। हर एक पंप जो रहेगा उसका जो डिलीवरी लाइन जहाँ पे जा रहा है, सक्शन की बात नहीं कर रहे, डिलीवरी लाइन में आपको नॉन रिटर्न वाल भी लगाना है और स्लुइस वाल यानी गेट वाल भी लगाना है। और कहाँ पे लगाना है? डिलीवरी साइड पे। और इसके साथ साथ आपको प्रेशर गेज भी लगाना है, दूसरा वाला लिखा हुआ है प्रेशर गेज शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बिटवीन द स्लुइस वाल एंड नॉन रिटर्न वाल। नॉन रिटर्न वाल आपका जो रहेगा पंप का डिलीवरी वहां पे उसके पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद प्रेशर गेज लगेगा, फिर उसके बाद जो है आपका स्लुइस वाल लगेगा यानी एक गेट वाल लगेगा। तो नॉन रिटर्न वाल से वापस आएगा नहीं और डिलीवरी लाइन में ही पानी जो है वो प्रेशर के साथ भरा हुआ रहेगा। और वो प्रेशर गेज लगाने की वजह से आपको प्रेशर वहां पे मेंशन करेगा। जी सर, नेक्स्ट। स्पीड बराबर है क्या कि स्लो बोलूं कि कुछ? नहीं सही है। ओके, अभी देखिए पंप का फ्यूल टैंक अगर हम लोग डीजल इंजन लगा रहे हैं, ये भी एक बीच में ग्रुप में क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि भाई डीजल टैंक जो है उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए। अभी ये डीजल इंजन जो है वो हर एक मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर अलग रहेगा, और जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाएगी ना उस हिसाब से उसका जो कंजप्शन होता है, डीजल कितना यूज कर रहा है ना, वो भी चेंज होता रहेगा। तो गवर्नमेंट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेगी? तो उन लोगों ने बोला कि भाई डीजल कितना घंटा चलाना है उसके हिसाब से आपका टैंक जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी लिस्ट दिया हुआ है, लाइट, ऑर्डिनरी, हाई हजार्ड क्लास ए और हाई हजार्ड क्लास बी, तीनों कैटेगरी में जो भी आपका डीजल पंप है आपने जो भी मैन्युफैक्चर से परचेस किया हुआ है वो आपको बताएगा कि भाई मेरा जब फुल लोड में फुल प्रेशर जब जनरेट कर रहा है, फुल आरपीएम पे जब मेरा पंप चल रहा है, तो इतना मेरा 1 घंटे का डीजल कंजप्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि भाई 2 घंटे में मुझे कितना डीजल स्टॉक करके रखना है, 4 घंटे के लिए कितना रखना है, 6 घंटे के लिए कितना रखना है और 8 घंटे के कितने लिए। लाइट में 2, ऑर्डिनरी में 4 और हाई हजार्ड और हाई हजार्ड भी 6 और 8 घंटे के हिसाब से आपको स्टॉक करके रखना है। जी सर, आगे। ओके, अभी हम लोग आ गए वाटर सप्लाई क्लोज नंबर 6 जो है उसमें आ गए कि भाई आपको ये पता चल गया कि भाई पंप कौन सा लगाना है, 3 टाइप के पंप लगाने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रेंट वाल जो है वो भी आपने सोच लिया, अगर स्प्रे और स्प्रिंकलर के एडिशन कर रहे हैं तो उसका भी कैपेसिटी डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद आप पंप डिजाइन करेंगे। फिर आता है कि भाई मेरा पंप जो है वो अगर 2 घंटे मुझे चलाना है तो उसके लिए मुझे पानी भी उतना चाहिए, अदरवाइज मैं सिर्फ पंप चलाता रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब भी आपका रिजर्वर जो है यानी पानी का स्टॉक आप जो रख रहे हो वो उसका कैपेसिटी अगर 2,25,000 लीटर से ज्यादा हो रहा है तो आपको जो टैंक जो बना रहे हो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उसका कैपेसिटी जो है वो आधा आधा कर दीजिए।
2,25,000 लीटर है आपका, तो उसका 50% लेफ्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में डाल दीजिए और राइट साइड वाला जो है उसमें भी 50% आप पानी जो है उसको डाल दीजिए, ताकि क्लीनिंग करने में या अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रिपेयरिंग करने में इजी रहे। जी सर, नेक्स्ट। जब भी आप अभी मान लीजिए कि आपने टैंक जो है वो डिजाइन कर लिया है, और डिजाइन करने के बाद अभी आपका आता है कि भाई मुझे पंप में जो है वो पानी डालना है, यानी पानी लेना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि भाई दोनों जो कंपार्टमेंट है, दोनों कंपार्टमेंट में से आप सेपरेट सेपरेट कनेक्शन लीजिए और वहां पे एक वाल लगा दीजिए। दोनों में सेपरेट वाल रहेंगे, दोनों कंपार्टमेंट से एक पाइप डालिए, उसमें दोनों वाल डालिए, फिर एक कॉमन सक्शन हेडर बनेगा वहां पे, राइट। दोनों कंपार्टमेंट में से पानी आएगा और दोनों कंपार्टमेंट जो रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में भी टैंक के अंदर से भी खुद कनेक्ट रहेंगे। तो वो अगर वाल भी अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो एक टैंक में से दूसरे टैंक में जो है वो पानी जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। फिर एक और चीज बोलते हैं कि काफी बार कुछ फैक्ट्रीज होती है, कुछ मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई एक ही टैंक बनाते हैं, एक ही टैंक में से जो नॉर्मल वाटर जो यूज कर रहे हैं उनका डेली पर्पज के लिए, वो उसी टैंक में से यूज कर रहे हैं और फायर के लिए भी उसी टैंक में से पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि उस केस में इस तरह से दिया हुआ है कि भाई आप जो है पहले फायर वाटर का आपका कितना कैपेसिटी चाहिए वो आप डिफाइन कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझे 3 लाख लीटर जो है वो पानी का लेवल हमेशा मेंटेन करना है, तो मैं जहाँ पे पंप का जो सक्शन आ रहा है वहां से गिनना स्टार्ट करूंगा, वहां से हम लोग लेवल चेक करेंगे, 3 लाख लीटर तक मैंने पानी भर दिया, राइट। तो वो मेरा फायर के लिए रहेगा। उसके ऊपर वाला जितना भी मैं स्टॉक करूंगा ना, वो सारा का सारा जो रहेगा वो मेरा नॉर्मल पर्पस के लिए रहेगा, डेली पर्पस के लिए रहेगा। और वहां से यानी 3 लाख का जहाँ पे मेरा हाइट आ रहा है, जस्ट उसके ऊपर से मैं टैपिंग दूंगा डेली पर्पस के लिए, मुझे जो पानी यूज करना है उसके लिए। इस तरह से भी गवर्नमेंट बोलती है। जी सर, आगे। भावेश जी, अभी हम लोग के पास 4 मिनट का समय है ये ओके, सेशन में। कितनी स्लाइड बची हुई है सर? कितनी स्लाइड बची हुई है? ओके, अभी पांच पांच स्लाइड है लगभग। ओके, चलिए ठीक है, आगे जाने दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, यानी 5-10 मिनट अगर कनेक्ट करना होगा तो फिर से करेंगे। जी जी जी। ओके, ये स्लाइड दिखा नेक्स्ट में ले दीजिए। लेते हैं सर, अभी कुछ क्वेश्चन है उनको क्लियर कर दो, इसको नेक्स्ट में ले लेंगे ना। अ, अ, जी, जी 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 विनोद जी। कुछ क्वेश्चन है तो बाकी की स्लाइड नहीं, को हम नेक्स्ट सेक्शन में ले लेंगे। हाँ, जो जिन लोगों का क्वेश्चन जो था, सत्येंद्र का क्वेश्चन था, अरुण सर ने, मैंने, योगेश जी ने उनको चैट में रिस्पॉन्स कर दिया है। ओके, तो ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जितना हो सके, बाकी का फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे। जी जी जी। ओके, फायर वाटर का जो अगर कंपार्टमेंट वाला, ये क्लियर क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट स्लाइड में जाने दीजिए। ओके, ये अपना वाटर स्टोरेज टैंक जो है ना, वो कितना घंटा पानी का स्टॉक करना चाहिए इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऑर्डिनरी हैजार्ड है तो आपको 2 घंटे रखना है, लाइट के लिए 1 घंटा है, या फिर मिनिमम 135 KL रहेगा। जी सर, आगे। अच्छा, मेंस यानी अभी पाइपलाइन वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो 3 तरह की पाइपलाइन तो मेन हम लोग जानते हैं, CS, MS और GI की पाइप लोग हम लोग यूज करते हैं, एज वेल एज अंडरग्राउंड एंड अबो ग्राउंड वो भी पाइपलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी नया एक और क्लोज इन लोगों ने डाल दिया है कि अगर आपका लाइट फायर हैजार्ड है तो लाइट फायर हैजार्ड के लिए आप अंडरग्राउंड CPVC पाइप जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। ओनली फॉर लाइट हैजार्ड अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए CPVC पाइप आप यूज कर सकते हो फायर हाइड्रेंट के लिए। जी सर, नेक्स्ट। मेंस जो है, अभी अगर आपने मान लीजिए कि पूरा का पूरा MS या CS उसका पाइप आपने डाल दिया, तो उसका फिर रेडियोग्राफी टेस्ट करना चाहिए। वेल्डिंग जॉइंट जो होते हैं, टोटल वेल्डिंग जॉइंट का 10% निकाल के उसका रेडियोग्राफी टेस्ट आपको करना है, 10% का।
फिर आता है कि हॉलीडे टेस्ट भी करना है आपको। उसका अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रहे हो तो आपका रैपिंग एंड कोटिंग रहेगा, वो रैपिंग एंड कोटिंग बराबर हुआ है कि नहीं उसके लिए हॉलीडे टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करना ही करना है। और अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो 1 मीटर की डेप्थ पे आपको डालना है। फिर इसका सपोर्ट के बारे में 3 मीटर और 6 मीटर के डिस्टेंस पे हमें जो लोहे का एंगल चैनल मार के या फिर आरसीसी के जो सपोर्ट हम लोग लगाते हैं उसके लिए। जी सर, नेक्स्ट। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फिनिश, इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। मेंस ओके, ये अगर आप बिल्डिंग के अंदर राइजर खींच रहे हो ना तो उसका अलग अलग डाया के हिसाब से मैक्सिमम कितने वाल आप लगा सकते हो उसके बारे में। 80 है तो एक, 100 है तो 2 वाल लगाएंगे, 125 है तो 3, 150 mm का लाइन राइजर है तो 5, और 200 का है तो 5 से ज़्यादा आप लगा सकते हो। फिर इसमें आपको हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा 5 से ज़्यादा में। ओके, रिमोटेस्ट पॉइंट है तो उसमें आपका 5.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मिनिमम मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिल रहा है तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 5.25 से प्रेशर कम कभी भी नहीं मिलना चाहिए रिमोटेस्ट पॉइंट पे ऊपर। तो बाकी का जो भी रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसमें। अब हो तो अभी ठीक है। 2 मिनट का समय बच रहा है। 2 मिनट के समय में आपको विनर भी घोषित करना है। अरुण सर। अरुण सर हैं हम लोग के साथ। जी सर, बता दीजिए हेलो। कि विनर कौन है। जो हमने जी सर। प्रोग्राम किया था ना कि क्विज कंपटीशन हमने किया था,